स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य संसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजीपुर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ड विचार इस वीडियो में वर्ड विचार को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद अच्छे से कॉपी तैयार करेंगे। तो वर्ड विचार आपको हमने PDF में भेजा था कि आज से पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ड विचार, सेकेंड है शब्द विचार और थर्ड है वाक्य विचार। तो सबसे पहले इन तीनों अंगों से मिलकर हमारे पूरे व्याकरण का निर्माण होता है। वर्ड विचार से, शब्द विचार से और वाक्य विचार से। इन तीनों अंगों से मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है? व्याकरण का। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि वर्ड विचार क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे वर्ड विचार। वर्ड, आइए देखिए वर्ड। सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ड किसे कहते हैं। तो ये हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, वह ध्वनिक चिन्ह यानी जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ड। क्या कहलाते हैं? वर्ड। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए आपको हमने यहाँ बताया कि भाषा की वो लघुतम यानी सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। जैसे आपको देखिए, भाषा की क्या है? क, ख है, ग है, इसी प्रकार अ है, ठीक। ये छोटी है, ये छोटा उ है। यहाँ पर आप कामा लगाते जाएंगे। तो देखिए, ये भाषा की क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है। सबसे क्या है? छोटी ध्वनि है, जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड। जैसे क पर जो ये हलंत लगाए थे, इसको क्या करेंगे? इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। अगर इसी प्रकार यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं क, तो ये क्या होगा? ये हमारी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके खंड या टुकड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क धन अ बराबर क, ठीक। तो इसके क्या है? टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए क्या है? ये हमारे वर्ड हैं, ठीक। अब आइए देखिए, अब वर्णमाला आपको मालूम होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जब हम वर्णों को, यानी जब हम सभी वर्णों को क्या करेंगे? एक समूह से लिखते हैं या क्रम से उसको लिखते हैं, और लिखते या पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। देखिए, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ और होता है। यानी पूरे जो व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, इसको यदि हम क्रम से लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब आगे आपसे पूछा जाएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी भी आप कोई परीक्षा भी देने जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? तो हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? आप लोग बताइए, हिंदी में कितने वर्णमाला होता है? 52। कितने वर्णमाला होते हैं? 52। कैसे हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं? पूरे आप व्यंजन पढ़िए, इसको जोड़ेंगे तो पूरे व्यंजन होगा, पूरा स्वर होगा। इसमें जो एक देखिए व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और एक द्वित्व व्यंजन होता है, उसको भी होते हैं। एक हम इसको स्वर ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब मिलाकर हमारे हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? 52, ठीक। इसको हम आपको अभी तो फिलहाल इतना बता रहे हैं। अब इसको जब हम पूरा वर्ड विचार के बारे में पढ़ा लेते हैं कि वर्ड विचार के कितने भेद होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो पूरे जब हम स्वर पढ़ा लेंगे, व्यंजन पढ़ा लेंगे, तो आपको बताएंगे कि वर्णमाला कैसे 52 होते हैं। तो एक एक जोड़कर आपको
जो कि आपको जीवन पर्यंत याद रखिएगा, कभी भी कोई पूछे जिसे आप भूल न सके। तो देखिए आपको वर्ड बताएं, फिर इसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी जब किसी वर्ड को हम क्रम से लिखते या पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला। ठीक, तो अब आइए, अब वर्ड के क्या है, वर्ड के भेद, वर्ड के भेद। तो वर्ड के भेद कितने होते हैं, हिंदी में वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी में वर्ड के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक, नंबर 1 स्वर, नंबर 1 क्या है, स्वर, और नंबर 2 क्या है आपका, व्यंजन। ठीक, हिंदी में वर्ड कितने भेद होते हैं, हिंदी में वर्ड के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है क्या है, व्यंजन। अब आइए सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानें कि स्वर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होता है। तो सभी लोग स्वर तो जानते हैं कि अ छोटी बड़ी को स्वर करते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो क्या बताएंगे, हिंदी में 13 बताएंगे या 11 बताएंगे, नहीं 11। हिंदी में आपके स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, अर्थात 11 होते हैं, क्योंकि दो जो इसमें अंग और रव होता है ये अयोगवाक के अंतर्गत आता है। अंग और रव किसके अंतर्गत आता है, अयोगवाक के अंतर्गत। तो पहले आते हैं स्वर, स्वर को जानिए कि स्वर क्या होते हैं, फिर इसके बाद देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के, हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, मुख से क्या है, बाहर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर। यानी आप कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय किसी और व्यंजन का सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन ज्ञात हो गया होगा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में यानी मुख से जो हवा निकलती है किसी रुकावट, यानी स्वतंत्र रूप से किसी रुकावट, यानी कोई रुकावट नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से वो मुख से बाहर निकलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। देखिए स्वर जैसे आपका स्वर क्या हुआ, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या है, ये सभी हमारे क्या है, स्वर है। ये कितने स्वर है, देखिए आप यहाँ सोच रहे होंगे कि स्वर में तो एक स्वर में क्या होता है, अंग और अभी आते हैं, अंग और अभी आते हैं, लेकिन इसे हम स्वर के अंतर्गत नहीं लिखते हैं, किसके अंतर्गत लिखते हैं, अयोगवाक, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अयोगवाक होता है जो कि स्वर और व्यंजन दोनों में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसे अयोगवाक के अंतर्गत लिखते हैं। तो आपसे यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, अब इसको देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक, यदि आपसे कोई पूछता है कि इसमें अंग और अव क्या है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि अंग और अव क्या है, अयोगवाक है, इसे हम अयोगवाक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब आइए देखिए, अभी हम स्वर के बारे में ही पढ़ रहे थे, अब आइए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भेद, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं।
ओ और औ। देखिए इनको क्या है, इनसे क्या कितना समय लगता है, और आप बोल देते हैं। अब देखिए अभी हमको बोलना है अ झन और मिलकर क्या हो जाएगा हमारा आ। तो यानी अ से क्या है कितना समय लग रहा है ना आ बोलेंगे उसका कितना समय लग रहा है, बड़ी अ ध्वनि मिलकर हमारा बड़ी होता है, उ ध्वनि मिलकर बड़ा होता है। इसी प्रकार इनके जो दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। आपसे यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर आपको कितने होते हैं, 7। ये भी याद रखिएगा, दीर्घ स्वर यदि आपसे पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो कितने बताएंगे, 7। ठीक, अब आइए प्लुत स्वर। अब देखिए प्लुत स्वर क्या करते हैं, जिन वर्णों के प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है, 3 समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। जैसे ओम, जैसे आपको बता रहे हैं ओम। ठीक, अब देखिए ये ह्रस्व स्वर के कितने समय लगते हैं, 3 समय लगते हैं। ह्रस्व स्वर का प्रयोग यहाँ आपसे ह्रस्व स्वर के कितना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर करते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग हम कब कहाँ करते हैं, तो प्लुत स्वर का प्रयोग हम कब कहाँ करते हैं, तो देखिए प्लुत स्वर का प्रयोग हम देखिए किसी को पुकारने में करते हैं, किसी को यदि हमको बुलाना है तो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जाता है तो बुलाते हैं कि ए सुनो, यानी इसके कितना समय लग रहा है, ए सुनो, इधर आओ। प्लुत स्वर का प्रयोग जैसे हम गाना गाते हैं, रोते हैं, इसमें भी हमारा क्या है, प्लुत स्वर का ही प्रयोग होता है। जैसे गाना गाते हैं तो कोई भी गाना गाते हैं आ करके गाते हैं, रोते हैं तो भी इन सब में क्या है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ह्रस्व स्वर से जहाँ कितना समय लगता है अपना क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। तो यहाँ तक बच्चों आपको तो समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट इसके आगे आपको बता देते हैं, ठीक। अब इसे में देखिए अनुस्वार। अब आइए अनुस्वार। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, अब देखिए अनुस्वार क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में, जो स्वर हम बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका किसको कहते हैं, नाक को कहते हैं, नासिका से निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह देखिए, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है अंग, जिसको हम अंग बोलते हैं। अंग बोलते समय देखिए हमारा जो भी उच्चारण हम कर रहे हैं नाक से निकल रहा है अंग, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, इसका प्रयोग हम क्या है, वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वर्ड में लिखते हैं उसको बिंदु के ऊपर में करते हैं। जैसे आपको हम बताए ना, तब जैसे हम लिखेंगे अंगूर, आन, ये क्या है, ये सब अंगूर है, आन है, मंत्र है, ये सब क्या है, मंत्र है। यानी इन वर्णों का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, नासिका से कर रहे हैं। जो भी हमारा स्वर निकल रहा है, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं नाक से कर रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अब अनुस्वार के बाद आइए अनुनासिक। अब आइए यहाँ पर अनुनासिक। अब देखेंगे अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, इसको हम चंद्र बिंदु का भी चिन्ह बोलते हैं। अनुनासिक का चिन्ह देखिए ये होता है, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु, जैसे इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, इन्हें हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे हमको लिखना, जैसे इसे जैसे जो अनुनासिक से हम कोई शब्द बनाते हैं, तो जैसे हम दाद लिख रहे हैं, गाँव लिख रहे हैं, चिड़िया लिख रहे हैं, यानी इन सब का प्रयोग क्या है, मुख और नाक दोनों से हम
देखिए अयोगवाद ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाद कहते हैं। इसका अर्थ जो योग न होने पर साथ है, इसका अर्थ जो योग जोड़ने पर, योग मतलब जोड़ने पर, न जोड़ने पर भी क्या होते हैं, साथ होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाद। देखिए स्वरों और व्यंजन न रहने पर भी इसके साथ ही क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे अं और अ स्वरों और व्यंजन में न रहने पर भी देखिए ये न स्वर में रहते हैं और न ही व्यंजन में रहते हैं, लेकिन न रहने पर भी हम जो भी उच्चारण करते हैं, स्वर बोलते हैं, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, देखिए ना, तो ये स्वर है पूर्ण से, न ही व्यंजन है। और एक तरह से न स्वर है न व्यंजन है, अर्थात इन्हें हम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। या न पूर्ण रूप से इसे हम स्वर ही कर सकते हैं, न पूर्ण रूप से इन्हें हम क्या कर सकते हैं, व्यंजन ही कर सकते हैं। अर्थात ये स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अंत लिख रहे हैं, अंत ना, तो देखिए अ पर ही हम प्रयोग करते हैं अंत। जैसे हम मंत्र लिख रहे हैं, मंत्र, तो देखिए स्वर में भी इसका प्रयोग हम कर दिए, अंक का मतलब, और व्यंजन म क्या है हमारा, व्यंजन, तो म पर भी हम इसका अंक का प्रयोग कर दिए, मंत्र हो गया। ते क्या हो गया हमारा, न स्वर है न व्यंजन, अर्थात ये पूर्ण दोनों ही है, दोनों के साथ ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रातः लिख रहे हैं, ये क्या है हमारा अ है, प्रातः लिख रहे हैं, प्रातः, तो ये प्रातः जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है, तो अ के साथ भी इसका प्रयोग हुआ है, व्यंजन के साथ भी प्रयोग हुआ, क्योंकि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन हमारा स्वर से मिलकर हमारा व्यंजन बनता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो प्रातः हो गया, यानी ये जो व्यंजन हम पढ़ रहे थे स्वर की सहायता से पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवाद। अब आइए आपको बता देते हैं कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है। देखिए विसर्ग क्या होता है, ठीक, विसर्ग का चिन्ह ये होता है जिसको हम फ के समान पढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, फ के समान हम पढ़ते हैं, ठीक। विसर्ग को हम क्या करते हैं, फ के समान हम पढ़ते हैं। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इन्हें हम क्या करते हैं, व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इसका प्रयोग चिन्ह क्या होता है, जैसे व्यंजन के आगे लगा रहे हैं, जैसे हम प्रातः बताए, ये व्यंजन के आगे हुआ ना, प्रायः बता दिए, दुशासन लिख दिए, दुख लिख दिया गया, ये सब क्या है, ये आपका विसर्ग है, ठीक। अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए आगत ध्वनि। आगत ध्वनि आपसे पूछा जा सकता है कि आगत ध्वनि क्या होता है, ठीक है ना। आगत ध्वनि का चिन्ह क्या होता है, बस इस प्रकार होता है। आगत ध्वनि का चिन्ह क्या होता है, सुर होता है। यह क्या होता है, अंग्रेजी में हिंदी भाषा में आ गया है। यह क्या है, अंग्रेजी में था। इसे क्या आगत ध्वनि क्या होता है, यानी जो विदेशों से शब्द लिए जाते हैं उन्हें हम आगत बोलते हैं, यानी विदेशी शब्द था, ये अंग्रेजी शब्द था, लेकिन इसे क्या है हम हिंदी में इसका प्रयोग करने लगे, इसलिए हम इन्हें क्या बोलने लगे, आगत ध्वनि। ये विदेशी है चिन्ह है, लेकिन इसे हम हिंदी में जब प्रयोग करने लगे तो इसे हम आगत ध्वनि का रूप इसको दे दिए, ठीक। तो आपसे जैसे कि कोई चीज, जैसे डॉक्टर क्या है, हमारा डॉक्टर इंग्लिश शब्द है ना, अगर हिंदी में उसको डॉक्टर को बोलेंगे तो हिंदी में डॉक्टर क्या होता है, चिकित्सक होता है। तो जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर को किसका प्रयोग करते हैं, आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम डॉक्टर लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो इस आगत का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे हम आगत ध्वनि करने लगे। जैसे आप काफी भी हम लिखते हैं कॉफी, तो ये भी क्या है, कॉफी हमारा अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जब आगत इसका क्या हिंदी में जब हम काफी लिख रहे हैं तो इसको आगत ध्वनि का उन्हें यहाँ पर
जैसे आपको वर्ड लिखते समय बताया ना, क के आगे नीचे हम क्या लिख देते हैं, हलंत लगा देते हैं। ठीक, जैसे कि हलंत का प्रयोग हम कब करते हैं, हलंत का प्रयोग हम व्यंजन के नीचे करते हैं। हलंत का प्रयोग हम कब करते हैं, व्यंजन के नीचे करते हैं। जैसे हम क लिख रहे हैं, ख लिख रहे हैं, ये सब क्या है, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। यही हमारा क्या हो गया, व्यंजन। जैसे कि हमको लिखना है, जैसे उद्देश्य, उद्देश्य लिख रहे हैं ना, देखिए हलंत का प्रयोग किया गया है ना यहाँ पर। अब हम विद्यार्थी लिखते हैं, देखिए विद्यार्थी भी लिखे हैं तो दो में हलंत का प्रयोग कर दिए, ये हमारा क्या है, हलंत, यानी इसको व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। ठीक, अब आइए मात्राएं। मात्राएं सभी लोग जानते हैं, मात्राएं क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए मात्राएं क्या होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक, ये व्यंजनों के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं। स्वर क्या है, व्यंजन के साथ ही मिलकर बोले जाते हैं। जैसे क, ख, तो क और अ मिलकर क्या हो गए, हमारे क हो गए। ये व्यंजन के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। प्रत्येक स्वर का क्या होता है, चिन्ह होता है, जो उसकी मात्रा करता है। यानी प्रत्येक स्वर का क्या होता है, चिन्ह होता है। जैसे स्वर आपके 11 होते हैं ना, तो उनके क्या होते हैं, एक चिन्ह होते हैं। जैसे अ के चिन्ह क्या होते हैं, आ के चिन्ह क्या होते हैं, आ की मात्रा। अब में तो कोई चिन्ह होता नहीं है, लेकिन आ के चिन्ह क्या होते हैं, ये मात्रा होता है। ठीक, जैसे कि छोटी, छोटी की चिन्ह क्या होते हैं, ये होते हैं। बड़ी, बड़ी की चिन्ह क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक, जैसे तो यानी जो प्रत्येक स्वर है, यानी प्रत्येक स्वर में क्या होते हैं, मात्रा होती है। उन्हीं मात्रा को हम मात्राएं करते हैं। ठीक, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा मात्राएं तक। तो और विचार में आज की वीडियो में हम यहीं तक अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे कि व्यंजन क्या होता है। तो स्वर के बारे में सभी लोग समझ गए होंगे। पहले सबसे पहले वर्ड आप लोग समझ गए होंगे। फिर वर्ड के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। तो स्वर के अंतर्गत जितने भी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर आते हैं, फिर उनके जो अयोगवा है वो भी हमने आपको बता दिया। अनुस्वार क्या होता है वो भी बताया, अनुनासिक, हलन और मात्रा, ये सब आपको हमने स्वर के अंतर्गत बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।